अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 फरवरी 2024 आज सुबह भी आपसे राब्ता हुआ, बात हुई रेहान ज़ेब खान के कत्ल के ऊपर, जो बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार। एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पोलिटिकल फोर्स, एज अ ऑर्गेनाइजेशन इन इंतखाबात में जो फरवरी 8 तारीख को हो रहे हैं, इसमें शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि इनका जो इंतखाबी निशान था वो जब्त कर दिया गया है। क्या इसके माने ये हैं कि अब वो एक तंजीम भी नहीं रही? ये एक बड़ा एक अहम नुक्ता है और जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे बताया जा रहा है कि इलेक्शन से कबल इसको एक काला दम तंजीम मुकर्रर करने के इरादे भी जारी हैं और केसेस तो आपके सामने मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंसान क्या बात करे। लेकिन आज मैं इस वक्त आपसे बात करूंगा जो मैंने पहले बात की थी कि सहाफत का जो कत्ल एक कह लें आप, एक तरीके से जनाजा जो निकल चुका है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली इन सपोर्ट ऑफ जो स्टेटस को, एस्टैब्लिशमेंट, अमीरियत, जो आप इसे कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त सहाफत नहीं हो रही, दलाली हो रही है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि वो अल्फाज उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल ना करूं जो मुनासिब ना हो, क्योंकि ऑडियंस आप हैं। मगर अगर आप लोगों से बात करें, अगर आप खुद ही देखें अपनी आंखों से, तो हम एक बड़े ऑरवेलियन निज़ाम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे सच झूठ है, दिन रात है, गलत सही है। और इसी बुनियाद को के ऊपर जो जड़ें उगी हैं, जो दरख्त उगा है, स्पेशली मीडिया के अंदर, सहाफत के अंदर, जिसमें एक ज़माने में हम तलत हुसैन, सैयद तलत हुसैन को हम समझते थे कि जी ही इज़ द पैरागॉन ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, या हम समझते थे हामिद मीर को या कामरान खान को। तो ये ऐसे चेहरे उभरे हैं। अभी हामिद मीर साहब का तो वीलॉग भी चल रहा है, उसके बड़ी खरी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो भी ऑपरेट कर रहा है आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, जो अलाउड है, जिसको परमिशन है बात करने की आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, वो सब बिके हुए हैं। उनमें से एक शख्स, मर्द औरत, ईमानदार नहीं है उस हकीकत के साथ जो इस वक्त इस मुल्क में मौजूद है। और वो क्या हकीकत है? वो हकीकत है रेहान ज़ेब खान, एक नौजवान सियासी कारकुन, एक ऐसी तंजीम का जो इस वक्त निशाना बनी हुई है आपकी इस्टेब्लिशमेंट की, आपकी प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स की। मैं प्रो अपोजिशन तो नहीं कहना चाहता क्योंकि ये सब एक इस्टेब्लिशमेंट का ही कट्ठा बट्ठा एक हिस्सा है, जिसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नदीम अंजुम के फेवरेट हैं, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फेवरेट हों। मगर ये भी एक, यानी आप कह लें, यानी 1.2 मिलियन लोगों पे मुश्तमिल एक अफवाज पाकिस्तान है। डायरेक्टली तकरीबन 25 मिलियन या 2.5 करोड़ इसके अंदर इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं। तो हकीकत क्या है? वो हकीकत है एक नौजवान रेहान ज़ेब खान की, और उसका कत्ल होता है बाजोड़ में। ये कैंडिडेट थे, जिस तरह मैंने ये गुफ्तगू शुरू की, आज़ाद उम्मीदवार मगर प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। इनका कत्ल होता है। कुछ घंटों बाद एक तंजीम दाइश, जो दाइश खुरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान कह लें, वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। मगर उससे पहले फतवा जारी किया जाता है गरीदा फारूकी साहिबा के जरिए, जो कहती हैं कि जी इंसाफ का कत्ल, रेहान ज़ेब खान का कत्ल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तनाव हैं, जो अंदरूनी फॉल्ट लाइंस हैं, उसकी बुनियाद पे हुआ है। तो विक्टिम ब्लेमिंग इस सतह पे पहुंच गई है यहां पे इस मुल्क के अंदर कि जो आपके कहे माने हुए जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन्स पे देखते हैं, एक
कहानी है एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक कहानी बयान की जाती है जिसको कहते हैं द मिथ ऑफ द केव, गार की मिथ यानी कहानी आप कह लें, या तो गार की कहानी या मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक बादशाह था ग्रीस में जिसने, उनके दौर में बड़े खुदा थे वो जो मानते थे अपने दौर में, ग्रीक सिविलाइजेशन आज से 3000 कबल आप कह लें, 2500 3000 कबल। तो वहां पे एक बादशाह था, उसका नाम था सिसिफस। सिसिफस ने लड़ाई ले ली खुदाओं से, उनके जो खुदा थे उनमें XYZ जो भी मौजूद थे, जूस तो मेरे ख्याल से एक जूस भी होंगे, शायद वो रोमन सिविलाइजेशन के ना हो, मगर सिसिफस ने लड़ाई ले ली जो यकीन रखता था खुदाओं से, और खुदाओं ने बदलों में, यानी जो खुदा था उसने बदले में सिसिफस को एक ऐसी जगह फेंका जहां पे एक पहाड़ी थी और एक बहुत बड़ा पत्थर था, और सिसिफस उस एनवायरनमेंट से जब तक नहीं निकल सकता था या एस्केप कर सकता था जब तक वो पत्थर उस पहाड़ी के ऊपर से ना गुजारते। तो वो कोशिश करता था, वो पत्थर लेके जाता था ऊपर, गिराने की कोशिश करता था और वो गिरा नहीं पाता था क्योंकि गेम जो था वो रिग था उसके खिलाफ। वो जितना करीब आता था यानी चोटी के या पीक के, कुछ ना कुछ होता था, पत्थर गिरता था, वो इस साइकिल में लॉक्ड इन था। तो इससे एक चीज निकली, एक कहानी निकली इस कहानी से कि अगर खुदा चाहे तो तुम्हें इस कश्मकश में, इस साइकिल में बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम में कुछ हकाइक या तुम्हारे पास कुछ हकाइक या बुनियादी राइट्स मौजूद हैं। उस बादशाह के पास भी जिसने खुदाओं से एक तरीके से जंग लड़ी और उसका उसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वो लॉक्ड हो गया इस गेम के अंदर। तो प्लेटो ने इस कहानी को उठाया और उसको एक और चीज में डाइवर्ट किया। उसने कहा कि हां, इंसान जो बगावत करता है अपने खुदाओं से, वो उसकी कैफियत ऐसी ही है उस इंसान से जो अपनी कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने एक आग जली हुई है। एक्चुअली नॉट नेसेसरली, उसके पीछे एक आग जली हुई है और उस आग के पीछे उस बंधे हुए इंसान, जो कुर्सी पे बंधा हुआ इंसान, उसके पीछे आग और उसके दरमियान कई हाथ ऊपर हैं जो अपना अक्स दिखा रहे हैं आग के थ्रू उस दीवार पे जिसका वो इंसान सामना कर रहा है। और यही हकीकत है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे, कामरान खान साहब से, फरीदा फारूकी से और हामिद मीर से। उसकी कोई वजूद और बुनियाद नहीं है सिवाय उस अक्स के, उस शैडो के जो एक आग के जरिए एक दीवार पे पैमाना हो किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और प्लेटो ये भी कहता है कि हर कोई उस आग को और उस प्रोजेक्शन को नहीं मानता। अपनी जंजीरें तोड़ते हैं लोग, उस गार से निकलने की कोशिश भी करते हैं। जब रोशनी को देखते हैं गार से निकलने के बाद तो उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हौसला रखते हैं और वो देखते हैं उस हकीकत को जिसने उन्हें बहुत दर्द पहुंचाया। तो प्लेटो की ये मिथ ऑफ द केव जो थी वो आज पाकिस्तान पे जाके यानी 100% बैठती है। हम उस आग और उस अक्स को देख रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो रोशनी है इस गार से बाहर वो ज्यादा, उसकी ज्यादा हकीकत में बुनियाद है। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,